इस लेसन में आपको कल जिस पैराग्राफ तक पढ़ाया था उसका नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम शुरू करने जा रहे हैं। 11th की किताब है अंग्रेज़ी की। लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। राइटर इसके हैं खुशवंत सिंह। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ से शुरू कर रहे हैं हम वो ये है कि एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। लेखक कह रहा है ना कि हमको चूँकि अपनी दादी के साथ बहुत दिन रहने का मौका मिला, तो वो ये बोल रहा है कि ईयर्स रोल्ड बाई का मतलब है जूँ जूँ साल गुजरते गए, अर्थात समय जो है वो साल के रूप में बीतता गया। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो फिर हमको एक दूसरे से मिलने का मौका कम होता गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ दिनों तक तो मेरी दादी मुझको जगाती भी थी, जगाती भी रहीं। कंटिन्यू टू वेक मी अप, जगाती भी रहीं। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार भी करती रहीं। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. When I came back, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मेरी दादी मुझसे ये पूछती थी कि आज तुमको स्कूल में क्या पढ़ाया गया। जैसे आम तौर से अभिभावकों के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि वो अपने बच्चे से पढ़ाई के संबंध में पूछते हैं, वही सूरत हाल उनके यहाँ भी थी। I would tell her English words and little things. I would tell, मैं कहा करता था। कल मैंने बताया था ना कि would के साथ अगर वर्ब आए तो इसका मतलब होगा यूज टू गो, यूज टू टेल, जो भी हो जाए। तो आई वुड टेल, मैं बताया करता था। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आई यूज टू टेल हर, मैं उससे बताया करता था। क्या बताता था? इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। जो मुझे अंग्रेज़ी के शब्द बताए जाते थे और पश्चिमी साइंस, अच्छा यूरोप में जिस साइंस का, जिस विज्ञान का चर्चा था और जिस लर्निंग और ज्ञान की बातें होती थी, उस ज्ञान की जो बातें मुझे बताई जाती थी मैं उसको अपने घर पे आके अपनी दादी के सामने दोहराता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो बातें पढ़ाई जाती थी उनमें एक लॉ ऑफ ग्रेविटी भी था, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी था। ये सब साइंस के लॉज हैं, इनको हम भी बता सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत को और लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप अपने साइंस के टीचर से समझें। द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एटसेट्रा, और इसी तरह की और चीज़ें जो पूरे संसार में हुई हैं या होती रहती हैं, उनके बारे में मुझे जो बताया जाता था स्कूल में, वो सब चीज़ें आके मैं अपनी दादी के सामने बयान करता था, वर्णन करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो नाखुश होती थी। ये चीज़ें सुन के वो अप्रसन्न होती थी। क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, और वो मुझे मेरे पाठों को पढ़ने पढ़ाने में मदद नहीं करती थी। क्यों? उनकी रुचि दूसरी थी, जो आगे बता रहा है लेखक। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, क्योंकि वो उन चीज़ों में, उन विषयों में विश्वास नहीं करती थी जो विषय, जो बातें हमें अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और थोड़ी सी उससे वो विचलित भी होती थी, परेशान भी होती थी। डैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, ये सोचकर कि क्या स्कूलों में ईश्वर के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। और वो चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसलिए वो ये चाहती थी कि इनको स्कूल में धार्मिक किताबों के बारे में, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, ईश्वर की महानता के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएं ताकि इनके अंदर एक भक्ति भावना बढ़ सके। लेकिन इसके विपरीत हमारे स्कूल में पढ़ाई होती थी, इसलिए उसको इसमें मज़ा नहीं आता था। वन डे आई अनाउंस्ड
डेट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अनाउंस मतलब मैंने बताया, वर्णन किया। क्या किया मैंने कि मुझे जो म्यूजिक लेसन्स अर्थात संगीत के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे, गाने की भी शिक्षा दी जाएगी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो इसको सुन के वो बहुत विचलित हुई कि अरे तुमको संगीत की शिक्षा दी जाएगी। टू हर म्यूजिक एंड ल्यूड हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उसके नज़दीक, टू हर उसके नज़दीक, म्यूजिक संगीत, हैड ल्यूड, ल्यूड माने अनैतिक, एसोसिएशन का मतलब है लगाव। उसका मतलब उनके नज़दीक ये था कि संगीत जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नैतिकता पैदा करने वाली चीज़ नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स। हार्लॉट्स कहते हैं बाजारू औरतों को। एंड बेगर्स और भिखारियों, मतलब ये तो बाजारू औरतें और भीख मांगने वाले लोगों का शौक है। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और इसका संबंध जेंटल फॉक शरीफ लोगों से, सज्जन परिवारों के लोगों से नहीं है। अर्थात शरीफ या सज्जन परिवार के लोग या बच्चे बच्चियां म्यूज़िक की शिक्षा प्राप्त करना पसंद नहीं करती हैं, ये उनका विचार था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। ये सुन के कि मुझे संगीत पढ़ाया जाएगा, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, अंदर से विचलित हुई, लेकिन हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उनकी जो खामोशी थी, साइलेंस माने खामोशी, मेंट का मतलब है उसका मतलब था डिसअप्रूवल, कि उसे पसंद न करना, उसे अनुमोदित न करना। यानी उनकी खामोशी ये बता रही थी कि उनको हमारे द्वारा संगीत की शिक्षा हासिल करने की बात पसंद नहीं आई है। शी रेयरली टेक टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद रेयरली माने कभी कभार ही, टॉक्ड मी आफ्टर दैट, यानी जब चीज़ मैंने ये उनको समझाई कि हमें संगीत की शिक्षा दी जाएगी, तो वो मुझसे रुष्ट हो गई और कभी कभार ही वो मुझसे अब बात करने लगी। फिर क्या हुआ, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और फिर जब स्कूल से हायर एजुकेशन के लिए मैंने यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला कराया, मैं यूनिवर्सिटी गया। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो वहाँ मुझे एक कमरा ले दिया गया था रहने के लिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और मेरे दादी के दरमियान जो एक वो समझ लीजिए एक लगाव वाली भावना थी उनको मेरे प्रति, वो स्नैप टूट गई, वो कट गई, समाप्त हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन कहते हैं कि अलग कर लेना अपने को, एकांतवासी हो जाना, सन्यासिनी बन जाना। तो कह रहे मेरी दादी ने गोया कि अपने को एक तरह से सीमित कर लिया, एक सन्यासिनी की तरह से। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब देखिए रेयरली माने शायद ही, कभी कभार ही, लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील माने चरखा, सूत काटने वाले चरखे को वो चलाती रहती थी, और फिर वो कहना चाहिए कि जो उनको प्रार्थना करना था, जो उनको ईश्वर का स्मरण करना था, उसे भी करती रहती थी। तो अब यहाँ लेकर क्या कह रहा है कि अब उन्होंने किसी से बात करने के बजाय उस चरखे को चलाना और उसी के दरमियान या उसी के दौरान अपना जो कीर्तन है, भजन है, ईश्वर का स्मरण करते रहना, ये उन्होंने अपना शुगल, अपनी आदत बना ली। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज सूरज निकलने से लेके टू सनसेट सूरज बैठने तक, अर्थात सुबह से लेके शाम तक। शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो अपने चरखे में लगी रहती थी, चरखे के पास बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना किया करती थी। रिसाइट माने किसी चीज़ का जो स्मरण करना, किसी चीज़ को गाना। प्रेयर्स माने प्रार्थना, प्रार्थना को गाना अर्थात प्रार्थना करना, ईश्वर के नाम का स्मरण करना। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर के बाद क्या होता था, ही रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। रिलैक्स्ड माने आराम करती थी।
टू फीड द स्पैरोज। और काहे के लिए आराम करती थी कि हम थोड़ा सा इससे छुट्टी लेके और भजन कीर्तन से हम अब अपने जो गौरैया चिड़िया हैं उनको खाना पानी देंगे। तो फीड माने खिलाने के लिए। द स्पैरोज गौरैया चिड़ियों को वो दोपहर में भोजन देती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, और तब वो बरामदे में बैठती थी और रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के स्पैरोज गौरैया के सामने, गौरैया चिड़ियों के सामने फेंकती थी। इंटू लिटिल बिट्स, बिट्स माने छोटे छोटे टुकड़ों में करके। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, सैकड़ों चिड़िया उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलॉम, बेडलॉम कहते हैं शोरगुल, यानी उनका जब सैकड़ों चिड़िया इकट्ठा होती थी तो उनके बोलने से, उनके चहचहाने से, ये देखिए लिखा ना, ए वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चर्पिंग्स, चर्पिंग्स माने चहचहाना, तो उनकी चहचहाट से अच्छा खासा शोर पैदा हो जाता था। Some came and perched on her legs, उसी दरमियान कुछ चिड़िया आती थी और कहाँ पे, उनके पैरों पे बैठ जाती थी। पर्च्ड माने बैठ जाना, आन माने पर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, शोल्डर्स, शोल्डर्स माने कंधों पर, कुछ चिड़िया उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया तो उनके सर पे बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away, वो मुस्कुराती रहती थी बट नेवर, लेकिन कभी भी। SHOO शू का मतलब होता है हाथ हिलाकर किसी को दूर भगाना। तो शूड अवे किसी चीज़ को अपने से दूर करना। वो मुस्कुराती रहती थी चिड़ियों की इन हरकतों के ऊपर, लेकिन कभी वो हाथ से चिड़ियों को हाथ मारकर भगाती नहीं थी। चिड़िया जहाँ चाहती थी उनके सर के ऊपर, उनके कांधों के ऊपर, उनके पैर पे बैठती थी और इससे वो आनंदित होती थी, खुश होती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, कहते हैं दिन में 24 घंटे में जो आधे घंटे का उनका ये काम होता था, अर्थात चिड़ियों को दाना पानी देना, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का वक्त होता था। आगे देखिए, When I decided to go abroad for further studies, abroad माने विदेश, आगे जब यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने विदेश शिक्षा हासिल करने के लिए जाने का इरादा किया। डिसाइडेड माने निश्चय किया। फर्दर स्टडीज, फर्दर माने आगे की, स्टडीज माने तालीम, शिक्षा के लिए विदेश जाने का इरादा किया। आई वॉज श्योर माई ग्रांड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं इस बात के लिए निश्चित था कि इससे मेरी दादी को बड़ी परेशानी होगी। अपसेट होंगी यानी मानसिक रूप से उनको पीड़ा होगी, क्योंकि वो मुझे अपने से इतनी दूर रखना पसंद नहीं करेंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 सालों तक उनसे दूर रहना होगा। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, और अब वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उनकी एज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। अर्थात इस बुढ़ापे में कब उनकी मौत आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं था। तो इसलिए वो ये सोच सकती थी कि बेटा तुम हमको छोड़ के विदेश जा रहे हो और पता नहीं आज हम मरे कल हमारा दूसरा दिन हो, तुम हमारा मुंह भी न देखने पाओ। तो हो सकता है कि ये सोच के वो परेशान हो। ऐसा लेखक को जब ये विदेश शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा था तो ये ऐसी बातें उनके अंदर आई, ऐसे विचार आए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने मुझे विदेश के लिए रुखसत किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल भावनात्मक हो जाना, रोने पीटने लगना। मेरी दादी मेरे विदेश जाने के ऊपर विचलित नहीं हुई, भावात्मक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन,
बल्कि वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, विदा करने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन न उन्होंने उस वक्त किसी प्रकार की कोई बात मुझसे की और न कोई भावनात्मक जो है वो पक्ष का इजहार किया कि बेटा तुम्हारे जाने से हमारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। मतलब इस तरह की कोई बातें नहीं की जो हमारे लिए एक तरह से विचलित करने वाली हो। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, लिप्स माने होंठ, मूव माने चलते रहना, प्रेयर माने प्रार्थना में, नहीं उसके होंठ उस वक्त भी बिना आवाज़ के प्रार्थना करते, ईश्वर का स्मरण करने में चलते ही रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका दिमाग भी, उसका मन भी उसी प्रार्थना में तल्लीन रहा, लगा रहा। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी माने बताया था ना माला, बीट्स माने जो मोतियां हों, उसकी दाने हों, और उसकी जो उंगलियां थीं वो माला उसका जो है वो गिनती रही। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, फोरहेड माने माथा, साइलेंटली माने चुपचाप, किस माने चुम्बन करना, चूम लेना, उसने चुपचाप मेरे माथे को प्यार के नाते बोसा दिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं विदा हुआ, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, चेरिश्ड माने रखना, मॉइस्ट माने गीला, नम, इम्प्रिंट माने छाप, तो उन्होंने मेरे ऊपर एक गीली छाप छोड़ी, अर्थात उनका जो दिल अंदर से भर आया था, उनकी आंखों में संभवतः आंसू भी आ गए होंगे, उनकी उन्होंने एक हमेशा के लिए मेरे जहन के ऊपर पड़ जाने वाली छाप छोड़ी। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, संभवतः वो अब हमारी दोनों की मुलाकात का वो आखिरी मौका हो सकता था। मैंने ये सोचा कि जो हमको इस अंदाज से विदा कर रही हैं, तो ये समझ रही हैं कि अब हमारी और हमारे पोते की मुलाकात दोबारा जीते जी नहीं होगी। बट डेट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थात जब फिर वो लेखक बाहर से पढ़ के आता है तो फिर वो देखता है कि हमारी दादी अभी जिंदा हैं, और एक बार उनसे फिर दोबारा मुलाकात करने का उसे मौका मिलता है। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों के बाद मैं घर लौट आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उन्होंने फिर मुझे स्टेशन पर रिसीव किया, मेरी मुलाकात फिर उनसे स्टेशन पर हुई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, लेकिन मुझे तो वो एक दिन के लिए भी और बूढ़ी नहीं लग रही थी। अर्थात कहने का मतलब लेखक का ये है कि जिस अवस्था में, जिस बुढ़ापे के रूप में मैं उनको छोड़ के विदेश पढ़ने के लिए गया था, मुझे वो उसी रूप में नज़र आई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अब भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था, अर्थात बात करने के लिए समय नहीं था, बल्कि वो प्रार्थना में, ईश्वर का स्मरण में ही लगी रहती थी। एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, अपने दिल से सीने से लगाने के लिए, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनके मुंह से धीरे धीरे निकलने वाले जो प्रार्थना के शब्द थे उनको सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अराइवल माने आना, पहुंचना, मेरे घर आने के पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसके सबसे खुशी के क्षण क्या थे? चिड़ियों के साथ, गौरैयों के साथ बिताना, खाना उनको देना। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिनको वो काफ़ी समय से, लॉन्गर मतलब काफ़ी समय से खिलाती पिलाती थी, विद फ्रिविलस रिबुक, हल्का फुल्का उनको, रिबुक माने हड़काना भी, डांटना भी, मतलब ये एक जैसे शौक़ होता है ना
कुछ लोगों को तो कह रहे हैं कि वो उनको कि तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो, तुम हटो, तुम आगे आओ, इस तरह से। मतलब वो एक तरह से चिड़ियों के साथ भी बच्चों वाला व्यवहार करती थी। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज केम ओवर हर। अब देखिए एक क्लाइमेक्स के ऊपर लेखक पहुंच रहा है। वो कह रहा है कि उसी दिन शाम को थोड़ा सा उनकी तबीयत में बदलाव मुझे महसूस हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, बुलाना। नेबरहुड माने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोल मंगाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और ढोल बजाकर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्ड, थम्ड माने बजाती रहीं। द सैजिंग स्किन्स ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, सैजिंग माने लटकती हुई, झूली हुई, जैसे उसके ऊपर खाल मढ़ी होती है ना, तो जब ढोल की खाल जो है वो ढीली हो गई तो कहने वो लटकती हुई खाल थी। डायली डिपेटेड मतलब होता है जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो ढोलक पड़ा था, उसकी जो मढ़ी हुई खाल थी वो भी लटक रही थी, लेकिन उसी को वो बजाती रही। एंड सैंग दी होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसके ऊपर वीरों के घर लौटने के जो गाथाएं होती हैं उसका वो गान करती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब है अत्यधिक थकावट। लेखक कह रहा है वो परसुएड माने मनाना, को समझाना बुझाना, कि मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि वो अब ढोल बजा के गाना बजाना बंद करें, क्योंकि इससे उनके अंदर थकावट पैदा हो जाएगी। That was the first time since I had known her that she did not pray. लेखक कह रहा कि बस वही दिन वो अंतिम दिन था या अंतिम समय था जब उनको प्रार्थना करते हुए मैंने नहीं देखा, केवल ढोल बजाते हुए देखा। बाकी पूरे जीवन भर जब भी वो कोई काम करती थी तो उनके मुंह से हम कोई प्रार्थना करने की ध्वनि सुनते रहते थे, चाहे वो माला जपें चाहे बिना माला के वो ईश्वर के नाम का स्मरण करें। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अगला प्रातःकाल की बात है। शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई थी। टू टेक इल मतलब बीमार पड़ जाना। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनके हल्का सा, माइल्ड माने हल्का सा फीवर में बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमसे बताया इट वुड गो कि ये चलेगा, यानी अभी ये बुखार जो है कुछ दिन तक इनके रहेगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जो है इसको अलग रूप से सोचती थी, अलग इसके बारे में उनका विचार था। वो क्या था? शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने मुझसे कहा, हम लोगों से कहा कि अब हमारे अंतिम समय या अंतिम दिन हमारे करीब आ गए हैं, मौत का समय हमारा आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने कहा कि अब हमारे जीवन का अंतिम अध्याय बंद होने के कुछ क्षण रह गए हैं, अर्थात हमारी मौत के आने में कुछ ही टाइम बचा है। अब हम ठीक नहीं होंगे, बल्कि यही जो हमारी बीमारी है हमारे लिए मौत का कारण बनेगी। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिट का मतलब है छोड़ देना, टू प्रे माने प्रार्थना करना। फिर अंतिम समय में उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, लेकिन वो अपने किसी भी समय को, किसी भी क्षण को हमसे बातचीत करके ज़ाया नहीं करना चाहती थी, बातचीत में उसको बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हालांकि हमने इस पे एतराज़ किया, हमने उनको बातचीत करने के लिए आमादा किया, बट शी इग्नोर्ड
आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे एतराज़ को खारिज कर दिया। शी ले पीसफुली इन हर बेड, वो चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी थीं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, चुपचाप प्रार्थना कर रही थी और माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, उस समय तक जब हमें ये शुबहा हुआ, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी टेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। किस समय तक? कि जब उनके होठों ने चलना बंद कर दिया और रोजरी यानी माला उनके हाथों से नीचे गिर गई। तब इनको क्या शुबहा हुआ कि लगता है कि हमारी दादी का के प्राण पखेरु उड़ गए हैं, उनका देहांत हो गया है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड, पैलर कहते हैं मौत के समय जो चेहरे के ऊपर मुर्दनी छा जाती है, उसको कहते हैं। तो अ पीसफुल एक शांतमय मुर्दनी छाई हुई थी, स्प्रेड छा गई थी ऑन हर फेस, उनके चेहरे के ऊपर। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम ये समझ गए थे कि उनका देहांत हो गया है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको अब बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज में हम लोगों के यहाँ है कि मुर्दे को बिस्तर से उठा के मरने के बाद ज़मीन के ऊपर लेटा दिया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे उनको हमने लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, श्राउड माने कफन या कपड़ा, पर्दा, और उनके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, यहाँ मोर्निंग का मतलब विलाप करना, रोना पीटना, यानी कुछ घंटे तक रोने पीटने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब कहते हैं दाह संस्कार करना। हमने उनको अकेला छोड़ दिया और फिर हम लोग उनके दाह संस्कार करने के प्रबंधन में जुट गए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर, स्ट्रेचर माने टाली जिसके ऊपर मरीजों को या मुर्दों को लेटाते हैं। शाम को हम उनके कमरे में एक खस्ता हाल बेढंगे स्ट्रेचर को लेके पहुँचे। टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, क्रेमेटेड का मतलब होता है कि मुर्दे को जला के राख करना, दाह संस्कार करना जिसको बोलते हैं, उसको वही यहाँ सेंस है। यानी अर्थात हम उनको इस स्ट्रेचर पर लिटा के शमशान घाट ले जाके उनका जो है वो दाह संस्कार करना चाहते थे। द सन वॉज सेटिंग, उस समय सूरज डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सूरज की गोल्डन रोशनी, सुनहरी सुनहरा प्रकाश उसके कमरे को और उसके बरामदे को प्रकाशित कर रहा था हल्का सा। वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्ट यार्ड, हम रुक गए हाफवे, आधे रास्ते में। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, अर्थात हम जाते हुए जब आंगन में पहुँचे तो वहाँ पे रुक गए। एंड ऑल ओवर द वरांडा, क्योंकि बरामदे में पूरे चारों तरफ ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर क्या था? अच्छा, ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, बरामदे से लेके अब उसके कमरे तक जहाँ वो पड़ी हुई थी। डेड एंड स्टिफ, डेड मृत पड़ी थी, स्टिफ कहते हैं अकड़े हुए जिस्म के साथ। मुर्दा का जब देहांत हो जाता है तो उसकी शरीर उसका जो है वो अकड़ जाता है। जहाँ उसका शरीर मुर्दा और अकड़ा हुआ पड़ा था, रैप्ड ढका हुआ इन द रेड श्राउड, एक लाल कपड़े से ढका हुआ शरीर उनका जहाँ पड़ा था, उस कमरे में हम पहुँचे। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गौरैया चिड़िया बैठी हुई थी, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, बिखर कर, यानी यहाँ वहाँ इधर उधर हजारों गौरैया चिड़िया उस कमरे में बरामदे के में बैठी थी। देयर वॉज नो चर्पिंग,
और अब वो चहचहा भी नहीं रही थी। चर्पिंग माने चहचहाहट की आवाज़ नहीं थी। वो भी दुखी थी, वो भी स्तब्ध थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम। हमने चिड़ियों से अफसोस को जाहिर किया, यानी हमने कहा कि आज हमारी दादी नहीं है, हमें अफसोस है। हमने उनके प्रति अफसोस का भाव प्रकट किया। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। क्रम्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, और मेरी माँ ने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रांड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी रोटियों को तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, थ्रू, और उन टुकड़ों को, रोटी के टुकड़ों को उन चिड़ियों के सामने मेरी माँ ने फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन अब गौरैया चिड़ियों ने उस जो रोटी के टुकड़ों की कोई परवाह न की, उनकी तरफ उन्होंने तवज्जो से नहीं देखा। When we carried my daughter, my grandmother's कार माने शव, जब हम लोग अपनी दादी के शव को लेकर चले। दे फ्लू अवे क्वाइटली, दे मतलब स्पैरोज, गौरैया चिड़िया, फ्लू अवे उड़ गई, क्वाइटली चुपचाप। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन प्रातः, द स्वीपर साफ करने वाला, स्वीप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्ट बिन, उसने जो रोटी के टुकड़े फर्श पर पड़े थे उनको उसने फिर साफ किया और साफ करके उसे कूड़ेदान में डाला। अर्थात मनुष्य के गम का जो भाव है, जो अनुभव है, वो चिड़िया भी करती हैं। इस नाते उन्होंने भी उस दिन हमारी दादी के शोक में खाना नहीं खाया। यहीं पे ये लेसन ख़त्म होता है। अब इसके जो मीनिंग्स हैं उन्हें हम आपको लिखा देंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लिखा देंगे, लैंग्वेज के संबंध में, ग्रामर के संबंध में कुछ बातें हैं वो भी हम समझाएंगे, ताकि आपको पढ़ने के साथ समझना, समझने के साथ अनुवाद करना, ग्रामर जानना, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हो जाए। फिलहाल आप आज की पढ़ाई यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।